गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई होप आप सबके सब अच्छे और आपकी तैयारी साथ पे साथ अच्छी चल रही है। तो आज मंडे है और देख लेते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आज हम अपने लेके चलेंगे। तो आज की बेसिकली जो ज़्यादातर हमारा टॉपिक होगा वो रहेगा रिपोर्ट्स को लेके। अब रिपोर्ट से क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं और सीधा का सीधा एग्जाम में पूछ लिया जाता है आपसे कि यार ये रिपोर्ट है और आपको बताने की रिपोर्ट किसने पब्लिश करी है। ठीक है, तो सीधा का सीधा पूछ लिया जाता है या फिर आपसे पूछ लिया जाता है कि इस रिपोर्ट के अंदर इंडिया की क्या रैंकिंग है। तो ऐसे ही कुछ रिपोर्ट जो अभी न्यूज में बनी हुई है, सारी की सारी रिपोर्ट कौन सी है? 2024 की रिपोर्ट्स है। तो क्लास को स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन के साथ, क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, साथ के साथ उसका सोल्यूशन देखेंगे। बट उसके बाद आएंगे किसके ऊपर? अपने कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी के ऊपर। तो सबसे पहले रिपोर्ट जो आज हम लेंगे वो लेंगे एफिशिएंट एनर्जी ट्रांजिशन रिपोर्ट। अब ये जो रिपोर्ट है ये रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर है। इंडिया की क्या रैंक है, किसने रिपोर्ट पब्लिश करी है, सब कुछ देखेंगे इस रिपोर्ट में। उसके बाद हम रिपोर्ट देखेंगे ग्लोबली एयर स्टेटस रिपोर्ट। सो जो एयर का क्या स्टेटस है, हमने पढ़ा था ओशन ओशन स्टेटस रिपोर्ट जो कि यूनेस्को ने पब्लिश करी थी। ठीक है, ऐसे ही ये जो एयर वाली रिपोर्ट है जिसमें बताया गया है कि जो पोल्यूशन है कहाँ पे ज्यादा है कहाँ पे कम है, सबसे ज्यादा इंडिया का क्या इसमें रोल है पोल्यूशन को कम करने में, तो सब कुछ हम इस रिपोर्ट में पढ़ेंगे। उसके बाद हम जाएंगे इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट के ऊपर। ठीक है, सो इकोनॉमी सेक्टर से भी हमारी रिपोर्ट कवर हो जाएगी। इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट को कौन पब्लिश करता है आपको पता होनी चाहिए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात। और लास्ट में हम टॉपिक लेंगे एक जो कि यूनेस्को की तरफ से सवाल उठाया गया है कि यूनेस्को ने कुछ रिपोर्ट पब्लिश करी है और उसके अंदर यूनेस्को ने बताया कि जो ये एआई है ना, एआई हमको गलत स्टोरीज बता रहा है या फिर आने वाले यूथ को गलत स्टोरीज बता रहा है। किसके बारे में? अभी तो देखा गया कि वर्ल्ड वार 2 के बारे में बता रहा है, बट ऐसा देखा जा रहा है कि वो क्या कर रहा है, गलत स्टोरी बता रहा है। तो इसके बारे में देखेंगे डिटेल में कि यहाँ पे आखिरकार इशू क्या बना हुआ है। राइट, तो सबसे पहले आपका क्वेश्चन आपके सामने ये है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आपको बताने कौन सी आईआईटी ने ऐसा फाइंड आउट किया है कि वो एक ड्रॉपलेट, एक पानी की बूंद से, सिर्फ एक पानी की बूंद से क्या कर सकते हैं, हार्ड से हार्ड जो मटेरियल है उसको क्या कर सकते हैं, कट कर सकते हैं। सो ये बहुत बड़ी बात है, नैनो पार्टिकल्स में कट कर सकते हैं। तो ये सारे के सारी जो चीज है इसमें क्या होती है, नैनो फिजिक्स, नैनो केमिस्ट्री, ये सारी चीजें यूज होती हैं। और फिर ऐसी टेक्नोलॉजी क्रिएट करी जाती है जहां पे एक सिर्फ एक पानी की बूंद, आप सोच सकते हो कि एक पानी की बूंद से इतना ज्यादा हार्ड मटेरियल भी काटा जा सकता है, वो भी नैनो पार्टिकल्स के अंदर। ठीक है, सो ये नैनो टेक्नोलॉजी की बात है। आपको बताना है कि ये कौन सी आईआईटी है जिसने ये करके दिखाया है। सो आपके सामने चार ऑप्शंस हैं, 10 सेकंड आपके पास है, इतना मैं मार्कर सेलेक्ट कर लूं, आंसर अपना कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। आज येलो मार्कर लेके चलते हैं, बड़ा हो गया रेड रेड। ठीक है, सो इसका राइट आंसर है आईआईटी मद्रास। सो आईआईटी मद्रास ने क्या करके दिखाया है, अभी रिसेंटली अपने एक पेपर में पब्लिश किया। हर हर आईआईटी का कुछ ना कुछ पब्लिशर होता है, कुछ ना कुछ न्यूज़पेपर पब्लिश होता है। सो उन्होंने क्या किया है, अभी हाल ही में क्या किया, अपने साइंस के जर्नल में ये बता दी गई है बात कि बेसिकली हमने एक ऐसी टेक्नोलॉजी क्रिएट कर ली है जिससे हम क्या कर सकते हैं, पानी की बूंद से हार्ड मटेरियल को कट कर सकते हैं, जो कि एक अच्छी बात भी है। ठीक है, सो ये डिस्कवरी के लिए इनको वो है। आई होप आपको ये मार्कर दिख नहीं रहा, सो रेड वाला ही ठीक रहेगा। आई थिंक यहाँ पे रेड ठीक है या। सो ये है साइंस जर्नल। तो इसी के साथ चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपके लिए है बहुत ही प्यारा, ये क्वेश्चन मैंने क्लास में खुद ही करवाया था, क्योंकि क्वेश्चन आपको अब बना के दे दिया मैंने, रिपोर्ट के बारे में बताया। तो क्योंकि आज रिपोर्ट से हम करने वाले हैं, तो पहले आपको पता होना चाहिए कि रिपोर्ट से क्वेश्चन कैसे आ सकता है। सो रिपोर्ट से क्वेश्चन आएगा, आपसे सीधा पूछ देंगे जो ये चाइल्ड न्यूट्रिशन रिपोर्ट आई थी 2024 की, तो हमें बता दीजिए सर कि वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने क्या करी थी, रिलीज करी थी। तो चार ऑर्गेनाइजेशन आपके सामने दे दी जाएंगे, आपसे पूछा जाएगा कि चारों में से क्या इसका राइट आंसर है। इसको हम क्लास में कर चुके हैं और आने वाली जितनी भी चार रिपोर्ट को हम करेंगे तो उनमें से जो क्वेश्चन बन सकता है, 50 से 60% चांस है कि क्वेश्चन ऐसे बन के आए, या फिर अगर उसमें इंडिया की रैंकिंग दी गई है तो इंडिया की रैंकिंग आपसे पूछ ली सकती है। ठीक है, इसका आंसर बताइए। इतना मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने जो यहाँ पे CFP लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है। CFP का मतलब होता है चाइल्ड फूड पॉवर्टी। अब इस रिपोर्ट के अंदर क्या हुआ था, जिसने ये, अब आप इसका आंसर बता दीजिए पहले। इसका आंसर राइट है क्या है, यूनिसेफ। जिन्होंने इसका आंसर सही लिखा है बहुत अच्छी बात है। यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चाइल्ड इमरजेंसी फंड इसकी तरफ से इस रिपोर्ट को पब्लिश किया और उन्होंने बोला है कि चाइल्ड फूड पॉवर्टी, सबसे ज्यादा इंफोसिस इस रिपोर्ट ने किसके ऊपर डाली है, चाइल्ड फूड पॉवर्टी के ऊपर। कि जरूरी नहीं है कि वो उन घर के बच्चे जिनके पास पैसा नहीं है, सिर्फ वो ही फूड पॉवर्टी से क्या कर रहे हैं, वही फूड पॉवर्टी की से शिकार हो रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बल्कि जिनके पास पैसे भी है, यहाँ तक कि डेवलप्ड कंट्री में भी क्या कर रहे हैं, बच्चे सफर हो रहे हैं किससे, चाइल्ड फूड पॉवर्टी से। तो इस टर्म को याद रखना, इस टर्म के ऊपर बहुत ही ज्यादा एम्फेसिस लगाई हुई है। चाइल्ड फूड पॉवर्टी का मतलब होता है कि किसी बच्चे को, वो बच्चा जो 5 साल से छोटा है, वो बच्चा जो 5 साल से छोटा है उसको क्या नहीं मिल रहा,
हेल्दी न्यूट्रिशन वाला फूड नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से वो किससे सफर कर रहा है, एक फूड पॉवर्टी से सफर कर रहा है। ठीक है, पैसों की पॉवर्टी होती है, ऐसी फूड की भी पॉवर्टी होती है। ठीक है, सो इस बात को याद रखना और इस रिपोर्ट के नाम को याद रखना। इसी के साथ चलते हैं आज की हम अपनी रिपोर्ट पे। सो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम बहुत ही ज्यादा बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है ये, इसकी तरफ से रिपोर्ट पब्लिश हुई है। कौन सी? इफेक्टिव एनर्जी ट्रांजिशन। अब ये रिपोर्ट सारी की सारी किस पे बेस्ड है? एक इंडेक्स के ऊपर। सो एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स है। ये इंडेक्स क्या बोलता है, पहले इस डेफिनेशन को पढ़िए। ये रिपोर्ट है किस चीज को लेकर? सो ये इंडेक्स बताता है कि हमने, गवर्नमेंट ने, लोगों ने कितनी ज्यादा डेवलपमेंट कर ली है कि हम फॉसिल फ्यूल्स को पीछे छोड़ के रिन्यूएबल एनर्जी को अडेप्ट कर रहे हैं ताकि कार्बन डाइऑक्साइड की इमिशन कम हो सके। अब मैंने ये सब कुछ क्या बोल दिया? ठीक है, सो मैंने क्या बोला यहाँ पे कि इस रिपोर्ट में ये जज किया जाता है कि कंट्रीज कैसे कैसे अपने आप को अडेप्ट कर रही हैं, अपनी पॉलिसीज को अडेप्ट कर रही हैं, ताकि वो कंट्रीज क्या कर सके, आने वाले टाइम में अपने सारे फॉसिल फ्यूल्स को क्या कर दे, छोड़ दे। पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, लकड़ी ये जलाना हो गया, बल्कि रिन्यूएबल एनर्जी को पकड़ा ले। जैसे कि एग्जांपल हो गया रिन्यूएबल एनर्जी का, विंड एनर्जी हो गया। ठीक है, सो वो क्या कर ले, रिन्यूएबल एनर्जी को क्या कर ले, अडोप्ट कर ले, ताकि हम क्या कर सके, कार्बन डाइऑक्साइड की एमिशन को कम कर सके। किसको कम कर सके? CO2 की एमिशन को। क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की एमिशन से क्या हो रहा है, अर्थ का टेम्परेचर भी इंक्रीज हो रहा है। ग्रीन हाउस इफेक्ट में ये रोल प्ले कर रही है और एक बैड ओजोन क्रिएट हो रही है। कहां पे? हमारे ट्रोपोस्फेयर के अंदर ही। सो ये है ये रिपोर्ट। रिपोर्ट किसने पब्लिश करी है? ये रिपोर्ट पब्लिश करी है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने, मैं बता चुका हूं। रिपोर्ट किसके ऊपर फॉल करती है? सारी की सारी रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर फॉल करती है। अब देख लेते हैं कि इस रिपोर्ट को स्टडी किया जाता है 120 कंट्रीज के ऊपर, और उन 120 कंट्रीज में से जिनकी टॉप रैंकिंग है, वो कंट्रीज जो कि बहुत ही ज्यादा अचीव कर चुकी है रिन्यूएबल एनर्जी की फील्ड में, उनको टॉप रैंकिंग्स में रखा गया और रैंकिंग्स दी गई है। तो इंडिया की रैंक पढ़ने से पहले देख लेते हैं कि टॉप रैंकिंग में कौन है। सो टॉप रैंकिंग में हर बार की तरह स्कैंडिनेवियन कंट्रीज ये सबसे आगे हैं। तो सबसे पहले टॉप पे कंट्री है स्वीडन। स्वीडन के बाद आ जाता है आपके पास डेनमार्क, डेनमार्क के बाद आ जाता है फिनलैंड। सो ये टॉप 3 कंट्रीज आपके पास, स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड। फिर आपके पास आ जाता है स्विट्जरलैंड। तो स्विट्जरलैंड और स्वीडन अलग अलग है, तो याद रखना। ठीक है, सो ये 4 टॉप कंट्रीज है जो कि इसमें आई हैं। अब अगर इंडिया की बात करूं, सो इंडिया की रैंक है इस रिपोर्ट के हिसाब से, इस एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स के हिसाब से इंडिया की जो रिपोर्ट है वो है 63। सो इंडिया का प्लेस है 63। बैड, हम इसको इतना बुरा नहीं बोल सकते क्योंकि इंडिया एक डेवलप्ड कंट्री नहीं है, डेवलपिंग कंट्रीज है। बल्कि हम स्वीडन को देखेंगे तो वो एक डेवलप्ड कंट्री में आता है, राइट। सो एज अ डेवलपिंग कंट्रीज हमारी रैंक 63 है, तो वो ठीक है कि हम आने वाले टाइम में इस रैंक को और ज्यादा इंप्रूव करके टॉप 10 के अंदर भी आ सकते हैं, क्योंकि हम अपने सारी की सारी पॉलिसीज को लगा रखी हैं किसके ऊपर, रिन्यूएबल एनर्जी को प्रोड्यूस करने के ऊपर। अब इसी के साथ साथ इस रिपोर्ट में कुछ और की फाइंडिंग्स भी आई थी। वो की फाइंडिंग्स क्या थी कि जैसे कि हमारी जो नेबरिंग कंट्री थी भूटान, भूटान क्या हो चुकी थी, कार्बन न्यूट्रल हो चुकी थी। उस कंट्री को टैग मिल चुका था जीरो इमिशन वाला। अब इसी के साथ साथ जैसे कि उस कंट्री को टैग मिला था, 7 और ऐसी कंट्रीज है, और आज के टाइम में पूरे वर्ल्ड में 8 ऐसी कंट्रीज है जिनको जीरो इमिशन, जिनको जीरो कार्बन, मतलब वहां से कार्बन की जो इमिशन होती है ना, वो होती ही नहीं। अगर होती भी है तो वो इतनी होती है कि वहां पे क्या हो जाता है कि सब कुछ न्यूट्रलाइज हो जाता है, राइट। सो वो 8 कंट्रीज के नाम जो इस रिपोर्ट ने निकाले हैं, जो क्या है नेट जीरो इमिशन में सबसे टॉप पे हैं, वो कौन सी कंट्रीज है? अब देखो, स्वीडन जो है, स्वीडन का जो रैंकिंग 1 आई है वो इस रिपोर्ट के हिसाब से आई है, क्योंकि स्वीडन 100% रिन्यूएबल एनर्जी पे काम नहीं कर रही, बट यहाँ पे जो नेट इमिशन है ना कार्बन डाइऑक्साइड की, वो अचीव कर ली है। सो कंट्रीज के नाम कैसे हैं? कंट्रीज है 8 कंट्रीज। सो जैसे कि भूटान हो गया आपके पास हो गया कोरोमोज हो गया, गैबन हो गया। अब इतनी सारी कंट्रीज है, नाम कैसे याद रखने, क्योंकि सारी की सारी जो कंट्रीज है ना, ज्यादातर इसमें आइलैंड वाली कंट्रीज भी है। मेडागास्कर हो गया, न्यूएन हो गया, पनामा हो गया। सो इसके नाम कैसे याद रखना है? सो इसके लिए मैं आपको बहुत प्यारी सी ट्रिक दे रहा हूँ। हमें क्या करना है, रिन्यूएबल एनर्जी पे शिफ्ट करना है। रिन्यूएबल एनर्जी पे हमें शिफ्ट करना है। अब उस पे शिफ्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए? पेट्रोल और डीजल को कम करो, ठीक है, तो सीएनजी गाड़ियों को लेके आओ। तो यहाँ पे सीएनजी गाड़ियां आई भी हैं, तो यहाँ पे लिख दिया सीएनजी, ठीक है। अब आपकी सीएनजी की गाड़ी के अंदर लगा हुआ है कि जीपीएस सिस्टम, आपकी सीएनजी गाड़ी में लगा है कि जीपीएस का सिस्टम, और वो जीपीएस के सिस्टम के अंदर क्या है, एक मेमोरी कार्ड है। वो मेमोरी कार्ड कितना है? 1000। वो मेमोरी कार्ड कितना है? 8 MB का वो मेमोरी कार्ड है। अब 8 MB तो बहुत कम होती है, बट ये याद रखिए। अब अगर आप ये न्यूमोनिक्स को याद रख लेते हो, आपके साथ वो 8 कंट्रीज याद हो जाएंगे। क्यों? सीएनजी गाड़ी के अंदर जीपीएस सिस्टम लगा हुआ है, उस जीपीएस सिस्टम में 8 MB का क्या लगा हुआ है, आपके वो मेमोरी कार्ड, वो चिपसेट लगा हुआ है। सो सी से आप याद रखिए
कोमोरोस। सी से कंट्री का नाम कौन सा हो गया? कोमोरोस हो गया। एन से कंट्री का नाम कौन सा हो गया? न्यूई, NIUE, न्यूई। जी से कंट्री का नाम कौन सा हो गया? गुआना। जी से 2 कंट्रीज है, तो दूसरी जी से क्या नाम हो गया आपके पास? गैबन। ठीक है। पी से क्या नाम हो गया आपके पास? पी से हो गया आपके पास पनामा। क्या हो गया पी से? पनामा। एस से आपके पास क्या नाम हो गया? एफ से आपके पास हो गया सूरीनाम। और 8 टोटल कंट्रीज है। सो एम से क्या नाम हो गया? मेडागास्कर। और बी से आपका नाम हो गया भूटान। सो आई होप ये नुमोनिक से आप इस कंट्रीज को चुटकियों में याद कर सकते हो। ठीक है, आपको सिर्फ और सिर्फ 1 से 2 बार पढ़ने की सिर्फ जरूरत है। उसके बाद आगे देख लेते हो तो इस रिपोर्ट ने बताया गया है कि जो G20 कंट्रीज हैं उसमें से भी काफी कंट्रीज हैं जो इस लिस्ट में आई हैं। ठीक है, ऐसे ही 6% ऑफ द G20 रिकवरी फंडिंग इज डायरेक्टेड टुवर्ड द क्लीन एनर्जी। ठीक है, सो अब ये रिपोर्ट पढ़ चुके हैं, रिपोर्ट की फाइंडिंग पढ़ चुके हैं, सब कुछ पढ़ चुके हैं। कुछ इनिशिएटिव जान लेते हैं कि कुछ ऐसे इनिशिएटिव जो कि किसी ऑर्गेनाइजेशन या कंट्री के द्वारा लिए गए थे, जो कि किसके लिए थे? इस क्लीन एनर्जी के लिए थे, रिन्यूएबल एनर्जी के लिए थे। तो पहला इनिशिएटिव इंपॉर्टेंट आता है किसका? यूरोपियन यूनियन का। सो यूरोपियन यूनियन ने एक इनिशिएटिव लिया था, कौन सा? कार्बन बॉर्डर मैनेजमेंट का। कौन सा? कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म का। सो ये मैकेनिज्म याद रखना, आप स्टार मार्क है, बाकी इसको भूल सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और इसी के साथ चलते हैं अगली रिपोर्ट के ऊपर। अगली रिपोर्ट हमारी किसको लेके है? स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर रिपोर्ट। सो स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर रिपोर्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है 2024 की। इस रिपोर्ट ने क्या बोल दिया? अब एक हेल्थ इंस्टीट्यूट है US बेस्ड, उसने इस रिपोर्ट को पब्लिश किया है। उसी के साथ साथ किसके साथ उन्होंने पार्टनरशिप करी? यूनिसेफ के साथ। यूनिसेफ के साथ हम एक रिपोर्ट पढ़ के आ रहे हैं पीछे, चाइल्ड न्यूट्रिशन रिपोर्ट किसने निकाली थी? यूनिसेफ ने, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चाइल्ड इमरजेंसी फंड, राइट। अब ये यूनिसेफ जो है इसने किसके साथ मिलके? हेल्थ इफेक्टिव इंस्टीट्यूट के साथ मिलके क्या निकाल ली है? इस रिपोर्ट को निकाला है, कौन सी? ग्लोबल एयर रिपोर्ट को, राइट। सो ये जो चीज है ना, यहां से ज्यादातर चांसेस है क्वेश्चन का आंसर बनने के। ठीक है, सो यहां इतनी चीज को आप याद रखना। साथ के साथ देख लेते हैं कि इस रिपोर्ट ने क्या बोला है। सो इस रिपोर्ट ने बोला है, सारी की सारी रिपोर्ट किसके ऊपर है? इस रिपोर्ट का मेन फोकस है कि 1990 से लेकर 2021 तक, 22 तक, अब तक जो एयर में जो हमारे एयर में पार्टिकल्स है ना, उसकी वजह से कितना ज्यादा एयर पोल्यूशन हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज हो रही है। आप देख पा रहे हो PM2.0, यहाँ पे एक टर्म यूज होती है PM2.0, जिसको हम बोलते हैं पर्टिकुलेट मैटर। इतने छोटे छोटे से इतने छोटे छोटे पोल्यूशन वाले पार्टिकल्स होते हैं ना, जो बिल्कुल ही माइक्रो, जिनका माइक्रोमीटर्स में वो होती है, डायमेंशन होती है उसकी, वो जो हमारे, जो हम सांस लेते हैं ना, तो वो इतने छोटे छोटे पार्टिकल हमारी सांस से अंदर भी जा सकते हैं और हमें क्या कर सकते हैं? इफेक्ट हो सकते हैं। उसी से तो कहते हैं कि एयर वहां की अच्छी नहीं है, क्योंकि एयर को जब हम सांस ले रहे हैं ना, तो छोटे छोटे जो गंदे पार्टिकल्स हो रहे हैं, टॉक्सिक पार्टिकल्स हो रहे हैं, वो हमारे अंदर जा रहे हैं और हमें क्या कर रहे हैं? हेल्थ इश्यूज दे रहे हैं। और इस रिपोर्ट ने बताया कि इंडिया और चाइना दोनों की दोनों ये कंट्रीज, इतनी बड़ी बड़ी लार्जेस्ट पॉपुलेशन कंट्रीज है, दोनों की दोनों कंट्रीज क्या कर रही है? 56% है, इसके अराउंड 54% अगर एयर पोल्यूशन हो रहा है, अगर गंदी हवा या हो रही है, तो सबसे ज्यादा लीडिंग फैक्टर उसका कौन है? पूरी कंट्रीज एक तरफ और इंडिया और चाइना एक तरफ। तो इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग क्या है? इंडिया चाइना टुगेदर अकाउंट फॉर 54% ऑफ द टोटल ग्लोबल डिजीजेस बर्डन लिंक टू द एयर पोल्यूशन। सो एयर पोल्यूशन की वजह से इन दो कंट्रीज में बहुत ज्यादा बर्डन है। साथ के साथ में इस रिपोर्ट ने बताया है कि एयर पोल्यूशन की वजह से क्या हो रहा है? डेथ दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा हो रही है। मतलब अगर एनुअली देखा जाता है तो एक साल के अंदर एनुअली सबसे ज्यादा डेथ होती है ब्लड प्रेशर की वजह से, हाई ब्लड प्रेशर की वजह से। और दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा डेथ जो हो रही है वो किसकी वजह से हो रही है? गंदी हवा की वजह से। तो इस चीज को आप याद रखना। और इंडिया और चाइना साथ के साथ में अकाउंट कर रही है बहुत ज्यादा। सो बेसिकली हमें अपनी हवा को साफ करने की जरूरत है। अगेन, हवा को कैसे साफ कर सकते हो आप? फॉसिल फ्यूल्स को भी कम करोगे, कार्बन डाइऑक्साइड की एमिशन कम होगी, हवा अपने आप साफ हो जाएगी। तो दोनों की दोनों रिपोर्ट एक दूसरे के साथ लिंक्ड है, बट रिपोर्ट को पब्लिश करने वाले दोनों के दोनों अलग है। इसी के साथ आगे चलते हैं और आगे जाके देखते हैं वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट को। अब वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, पहली बात तो बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है। पब्लिश कौन करता है? पब्लिश करता है इसको, सॉरी, यूएस की एक बॉडी है। कौन सी बॉडी है? यूनाइटेड स्टेट्स कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। सो ट्रेड और डेवलपमेंट वाली ऑर्गेनाइजेशन है, कॉन्फ्रेंस, सॉरी, यहां से जो सी है ना, इस सी का मतलब कॉन्फ्रेंस होता है, यहां पे एक कॉन्फ्रेंस आएगा। ठीक है, क्योंकि इसका फुल फॉर्म जो है ना उसमें कॉन्फ्रेंस भी आता है, यहाँ पे मेंशन नहीं है। सो इसको करेक्ट कर लेना। ठीक है, सो यूनाइटेड नेशन की ये बॉडी है। सो यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट की ये इस बॉडी ने क्या किया? इस रिपोर्ट को पब्लिश किया। और सिंपल सिंपल इस रिपोर्ट में इस बॉडी ने सिर्फ इतना बताया है कि
अब क्या हो रहा है, जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो रही है वो डिक्रीज हो रही है, ग्लोबली भी डिक्रीज हो रही है। साथ के साथ में अगर मैं सिर्फ इंडिया की बात करूं तो इंडिया में भी देखा गया कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है 2022 से अगर 23 पे कंपेयर किया जाए तो 23 में थोड़ी सी क्या हुई है, डिक्रीज हुई है, और अभी भी डिक्रीज होती जा रही है। यही इसकी फाइंडिंग है सारी की सारी रिपोर्ट की। यहाँ पे आपको मैं बोलूंगा कि आपको सिर्फ इतना याद रख लेना कि जो ग्लोबल इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट होती है उसको कौन पब्लिश करता है, यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ये बॉडी करती है। और अगर मैं इस बॉडी की बात करूं तो इस बॉडी को बनाया गया था 1964 के अंदर। किसने बनाया था इसको, यूएन की जो सोल बॉडी होती है, 6 बॉडीज होती है, मैं बता चुका हूं आपको उसके बारे में, उसी में से एक बॉडी होती है जनरल असेंबली। सो इसको जनरल असेंबली ने 1964 में बनाया गया था, ठीक है, टू लुक आफ्टर द डेवलपिंग कंट्रीज के बारे में देखना कि वहां पे जो मनी का फ्लो है वो कैसा चल रहा है कैसा नहीं चल रहा है, सब कुछ फेयर प्ले होए, ठीक है, और कुछ भी पार्शियलिटी किसी को भी ना हो। सो ये वो कंट्री है, ऐसा ऐसा इसका वो लोगो है इस ऑर्गेनाइजेशन का। सो आई होप ये रिपोर्ट भी आपको समझ आएगी। और इसी के साथ देख लेते हैं आज की जो लास्ट रिपोर्ट के बारे में। सो ऑल्दो ये एक कोई रिपोर्ट नहीं है, इस रिपोर्ट ने किसी को रैंकिंग नहीं दी, पर ये अभी न्यूज में बना हुआ है टॉपिक। सो एआई के ऊपर यूनेस्को, देखो यूनेस्को का काम सिर्फ और सिर्फ किसी भी ओल्ड साइट को वर्ल्ड हेरिटेज साइट देना नहीं है, यूनेस्को उसके अलावा भी बड़े काम करते हैं। हमने स्टेट ऑफ ओशियन रिपोर्ट पढ़ी थी, यूनेस्को ने निकाली है, ठीक है। हमने देखा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी यूनेस्को का काम है काफी ज्यादा। सो यूनेस्को हर एक फील्ड में है। सो याद रखना कि इसको, इस ऑप्शन को ना एलिमिनेट ऐसे मत कर देना कि यूनेस्को है तो इसका मतलब तो सिर्फ एक हेरिटेज साइट से होता है, नहीं। तो यूनेस्को ने अभी भी एक रिसेंटली रिपोर्ट निकाली है एआई के ऊपर ही, और उस रिपोर्ट में यूनेस्को ने बताया कि भाई जो जनरेटिव एआई है ना, जनरेटिव एआई का मतलब होता है एक ऐसा एआई जो क्या करे, सेल्फ कंटेंट को जनरेट करे अपने आप उसे कोई चीज पूछोगे वो अपनी तरफ से उस कंटेंट को क्या करेगा, क्रिएट करके बताएगा, जो भी एल्गोरिदम उसके अंदर फीड करी जाएगी। और उस कंटेंट में जो वो कंटेंट डिलीवर कर रहा है ना वो 100% राइट नहीं है, ठीक है। सो हम ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं कर सकते किसके ऊपर, एआई के ऊपर। हमें रिव्यू रीचेक करने की जरूरत है, क्योंकि इस रिपोर्ट ने यही बताया है कि जो आज जो जनरेटिव एआई है ना, इसकी तरफ से गलत इंफॉर्मेशन भी दी गई है। किसके बारे में, वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में। तो वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में गलत इंफॉर्मेशन भी दी गई है। अब आप बोलोगे कि सर ये गलत इंफॉर्मेशन दे दी तो क्या हो गया, उस टूल ने गलती तो कर दी, बट हम आजकल जो ह्यूमंस है ना, वो मशीन्स है ना, उसके ऊपर ह्यूमन से ज्यादा ट्रस्ट कर रहे हैं, ठीक है। सो हम सोचेंगे कि नहीं यार ये तो एआई टूल है तो ये तो हमेशा सही होगा। सो हमेशा 110% सही नहीं होता। आखिरकार वो मशीन है और मशीन में एरर होता है, जैसे ह्यूमन एरर होता है तो वहां पे भी एरर होने की क्या है, आवश्यकता है। अब यहाँ पे सबसे बड़ा इशू क्या आ सकता है, एथिकल इशू आ सकता है। जैसे कि अगर मानो कि किसी को कोई मिस इन्फॉर्मेशन मिल रही है, किसी को कोई कोई मशीन मिसलीड कर रही है, तो इसकी वजह से क्या हो सकती है, इसकी वजह से गलत इंफॉर्मेशन लीड होगी, इसकी वजह से रिलीजियस राइट्स भी हो सकते हैं। तो एक गलत इंफॉर्मेशन बहुत कुछ गलत करवा सकती है। तो यहीं पे फोकस करते हुए यूनेस्को की तरफ से ये रिपोर्ट का सामने आया है कि रिसेंट रिपोर्ट ने बताया कि यूनेस्को that not only can generative AI enable miscellaneous character to the seed information but hate fluid narrative, तो वो हेट को भी फैला सकती है। तो ये सब कुछ इसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर जनरेटिव एआई की मैं बात करूँ तो ये क्या है, जनरेटिव एआई मैं आपको बता चुका हूँ इसके बारे में कि बेसिकली ये क्या है, ये सेल्फ कंटेंट को जनरेट करता है और सेल्फ कंटेंट को जनरेट करके आपको देता है। अब ये जो क्वेश्चन है आपके होमवर्क के लिए नहीं है, पिछली क्लास में मैंने आपको ये क्वेश्चन दिया था, इसका आंसर आज बताने के लिए आया हूं मैं। सो आज कोई भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा, वीक का पहला डे है, चिल करो, बट कल क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा होमवर्क के लिए। बट इस क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए। सो इस क्वेश्चन का आंसर क्या था, आपसे सीधा सीधा पूछा गया कि जो अभी इलेक्शन हुए थे एमपी के अंदर कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी में क्या हुए थे, नोटा को सबसे ज्यादा दूसरे नंबर पे वोट मिले थे, तो वो कॉन्स्टिट्यूएंसी है इंदौर की। सो इंदौर यहां से आप याद रखना, ठीक है, कि इंदौर में क्या हुआ था, नोटा इज इक्वल टू इंदौर से आप याद रखना, ठीक है। सो इसी के साथ सेशन को करते हैं एंड, कल दोबारा मिलेंगे कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ। तब तक स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाहर बड़ी गर्मी है, घर में रहिए। ओके, बाय बाय।